Hello everyone. Hello future civil servants. Today is 13th March 2022. This is Sunday and आज के करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट क्या है देखते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव को लेके। तो फर्स्ट इज बायोलैब्स। कल भी एक न्यूज़ में था, बायोलैब्स आज भी न्यूज़ में। इतना एक क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन जो रशिया का कन्फ्लिक्ट क्राइसिस जो चल रहा है उसके बीच में एक नया चैप्टर खुल गया है, वो है बायो वेपन्स का। अब ये बायो वेपन्स क्या होते हैं? अभी जब कोरोना आया था तब सबको लगा था कि ये चीन की साजिश है या फिर किसी और की साजिश हो सकती है। इसको बोलते हैं बायो वेपन। ये एक इनडायरेक्ट वेपन होता है किसी भी कंट्री को नुकसान में लाने के लिए, किसी भी उस कंट्री को घाटे में लाने के लिए, इसको इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए। तो बहुत सारे बायो वेपन्स, आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी वायरस के ऊपर, जो कंट्री को मतलब वो कर देती है, बेहाल कर देती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है हमारी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन। तो ये क्या है एक्चुअली, दिस कन्वेंशन क्या है? तो ये एक फर्स्ट मल्टीलैटरल ट्रीटी है, बहुत सारे देश इसमें शामिल है जो कि बायो वेपन्स को बैन करने के लिए काम करती है। और ये ट्रीटी क्या प्रोहिबिट करती है किसको? डेवलपमेंट, स्टॉक पाइल, प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स। तो इसका डेवलप करना, इसको प्रोड्यूस करना, इसको ट्रांसफ़र करना, इसको स्टोर करना, ये सबको ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है। और ये ट्रीटी 1975 में फोर्स में लाई गई थी। और इसमें अभी तक तो 183 कंट्रीज़ है, एंड इंक्लूडिंग यूएस, रशिया एंड यूक्रेन। ये तीन कंट्री भी इसमें है। आपको कमेंट करना है या फिर आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करना है कि क्या इंडिया इसका पार्ट है, ये डेफिनेटली पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द कमर्शियल फ्लाइट्स टूरिज्म। जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था, फेब्रुआरी या फिर जनवरी 2020 19 में वो ओरिजिन हुआ, लेकिन इंडिया में कुछ 2020 में उसका असर दिखना शुरू हुआ था। तब से जब तक लॉकडाउन तब से जो शुरू हुआ तब तक जो कमर्शियल फ्लाइट्स बंद करी गई थी, जो टूरिस्ट को वगैरह यहाँ वहाँ से यहाँ से वहाँ लेकर जाती थी, वो सब बंद कर दी गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि सब वैक्सीनेशन इंडिया का अच्छे से हो चुका है। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट डोज हुआ है, सेकेंड डोज भी बहुत हद तक हुआ है, और वैक्सीनेशन अभी भी प्रोग्रेस में है। तो अब क्या किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम अब कमर्शियल फ़्लाइट्स को रिज्यूम कर देते हैं और टूरिज़्म को बूस्ट करते हैं, क्योंकि समर भी आने वाला है, इकोनॉमी भी वैसे भी घाटे में चल रही है क्योंकि यूक्रेन रशिया का क्राइसिस चल रहा है। तो हमें कुछ और रास्ते देखने पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, उसको ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। तो उन्होंने, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अभी ये कदम उठाया कि कमर्शियल फ़्लाइट्स अब रिज्यूम होगी, बहुत सारी टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। 2 ईयर के सस्पेंशन के बाद अभी पहली बार वो सब शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स अभी रिस्टार्ट होने वाली है। और ये मूव बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक हमारे टूरिज्म या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के इकोनॉमी का पार्ट होता है, टूरिज्म सेक्टर। अब इसका लॉस जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी पर क्या लॉस हुआ है इसका, इस पैंडेमिक का, मतलब खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री पे। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल बिटवीन 2020 और 2022 में जो कुछ भी इतना लॉसेस हुआ है, उस लॉस की कीमत अराउंड $201 बिलियन है, इतना एस्टिमेटेड है। और इस मतलब और अभी जो रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उससे बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। उसका एक बड़ा नुकसान जो कि एविएशन इंडस्ट्री को होता है। तो जो एविएशन में जो फ्यूल लगता है, एटीएफ उसको बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसकी कीमतें भी 60% से भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक नुकसान हुआ है। मतलब फ्यूल प्राइसेस 20% से ग्लोबल एयरलाइन की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है उसके साथ साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज शॉर्टेज ऑफ नियॉन चिप्स। कल भी में ये न्यूज़ में था, अभी आज में भी न्यूज़ में है, क्योंकि जो नियॉन चिप्स जो होती है ये इतने क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत न्यूज़ में आए दिनों में रहता है। तो इस सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अगर आप अब भी आपका मोबाइल देख लीजिए, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, देन टैबलेट लीजिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, देन कार्स में भी जो डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है,
एमजी की कार देखिए आप, टेस्ला की कार्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स, हाई एडवांस्ड कार्स, जिसमें भी सब में डिस्प्ले होता है। तो इन सब में, इस सब जो गैजेट्स है जो डिस्प्ले करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें होता है, तो इसमें चिप्स होती है, वो सेमीकंडक्टर चिप्स होती है। और ये वो किससे बनी होती है? ये इस नियॉन से बनी होती है। नियॉन मतलब एक एलिमेंट होगा, अगर आपका साइंस अच्छा है तो आपको याद होगा, नियॉन इज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। नियॉन गैस भी बोला जाता है इसको, लेकिन एक अलग मटेरियल है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? अराउंड 45 से 60% तक का जो दुनिया भर का इसका प्रोडक्शन है, वो यूक्रेन करता है। लेकिन जब यूक्रेन में इतने हालात बुरे हैं, तो यूक्रेन की जो भी कंपनियां हैं ये सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने वाली, तो उन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, उस पर स्टॉप लगाया है। तो इन कंपनियों का नाम आप देख सकते हैं, क्रायन एंड इंगैस, ये इन कुछ कंपनियों का नाम है। तो इसने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। आप अच्छे से इसका मतलब अभी टेलीग्राम पे इसका ये लेक्चर का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से नोट बना सकते हैं। हर किसी की नोट बनाने की स्ट्रैटेजी या फिर स्टाइल अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रीलिम के लिए, वो मैं यहाँ पर डिस्कशन आपका लेता हूँ। दिस विल हेल्प, मतलब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज अभी, और ऑटोमोबाइल्स, अभी सेमीकंडक्टर गाड़ियाँ ही नहीं बनेगी, मोबाइल्स के भी दाम अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे, आप देखना, शॉर्टेज हो रही है इसलिए। तो ईवीएम्स एंड वीवीपैट अभी न्यूज़ में है। तो इसका न्यूज़ में क्यों है? तो आज से मैं एक न्यू शुरुआत कर रहा हूँ कि अगर कोई करंट अफेयर्स है तो उसका न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट भी मैं फर्स्ट पेज पे दे दूंगा, इमेज के ऊपर, तो न्यूज़ करके। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कि वाई ईवीएम्स विथ वीवीपैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली। तो इसी बात को लेके ये न्यूज़ में है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि, तो ईवीएम और वीवीपैट के बारे में देखते हैं। अभी ये प्रीलिम्स में इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इलेक्शंस वगैरह ये सब, इलेक्शन कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? हम सबको जब इलेक्शन में अपना वोट डालने जाते हैं, तो जिस मशीन पे हम अपना वोट देते हैं वो ईवीएम होता है। और इसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं लगता। इसके बारे में भी सवाल आई थिंक बन चुका है कि क्या ईवीएम को इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, मतलब लगता है क्या इसको फंक्शन करने के लिए। और वीवीपैट क्या होता है कि वीवीपैट एक वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, जो कि वोटर्स को अलाउ करता है वेरीफाई करने के लिए कि क्या आपने जो वोट डाला है वो सही डाला है, जो जिस पार्टी का आप, मतलब आप जिस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, क्या उसी पार्टी को ये वोट गया है। तो उससे वो कैसे पता चलेगा? वोट पता चलेगा वीवीपैट के थ्रू। और अभी इलेक्शन कमीशन को फोर्स किया गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि एक पिटिशन फाइल किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी इनके द्वारा, क्योंकि वीवीपैट भी ईवीएम को कनेक्ट कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए क्या उनका वोट, उन्हें जो भी वोट किया है क्या वो सही किया है, क्या सही पार्टी को किया है जो वो चाहते हैं। और इसी को लेके अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि ये इलेक्शन कमीशन को बोला था कि क्यों आप ईवीएम को, वीवीपैट को कनेक्ट करने से रोक रहे हैं, क्यों, इसका मतलब आखिर दिक्कत क्या है इसमें। तो इसी था, इसमें इतना ही था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो जो दिल्ली स्टेट के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन है, उन्होंने एक स्ट्राइक किया है, किसको लेके, कि उन्होंने बोला है कि इट इज़ ऑपरेसिव इम्पोजिशन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो इस एक्ट में क्या आता है कि एक इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट गवर्नमेंट को अलाउ करता है स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ जो स्ट्राइक करते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारी पगार बढ़ाओ, इसलिए जो स्ट्राइक करते हैं और काम पे नहीं आते, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप जो इसेंशियल सर्विसेज में आप सब काम करते हैं तो आपको स्ट्राइक करने का मौका नहीं मिलेगा, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप इसेंशियल सर्विसेज को पॉज नहीं कर सकते। वो इसेंशियल सर्विसेज है, आप बाकी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसेंशियल सर्विसेज में ये नहीं चलेगा, बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो भाई इसेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं? अभी आपने देखा होगा कि जब पैंडेमिक लगा था तो सब सब दुकानें वगैरह बंद थी, लेकिन इसेंशियल सर्विसेज चालू थे, जैसे कि मेडिकल,
किराना दुकान हो गया, देन पेट्रोल पंप इज देयर, हॉस्पिटल्स आर आल्सो देयर। तो ये सब चालू था, तो इसको बोलते हैं इसेंशियल सर्विसेज, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को अच्छे से शुरू होने मतलब चालू रखने के लिए इम्पोर्टेंट होती। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब भाजी पाला वगैरह ये सब इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, मिल्क वगैरह ये सब। तो कौन सी ये सर्विसेज अभी मैंने बताया कि सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स, ये सब सर्विसेज इसमें आती है। और एनी एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग विद प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, कोल, पावर, स्टील एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो फॉल्स अंडर इसेंशियल सर्विसेज। यूपीएससी में डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, कुछ सर्विसेज दे देंगी और दीज सर्विसेज कम्स अंडर इसेंशियल सर्विसेज। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को लगेगा यार ये कोल पावर सप्लाई इनका क्या इतना इतना क्यों महत्व है, ये क्यों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये इसेंशियल नहीं है, तो फिर ये इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये भी इसेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट है। फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब इसेंशियल पर सर्विसेज में आते हैं। और इसके अलावा भी जब इसका एनी सर्विस इन कनेक्शन विद बैंकिंग कैन बी सब्जेक्टेड टू, मतलब बैंकिंग के साथ जो रिलेट हुआ है कोई सर्विसेज अगर हो सकती है तो वो भी इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट में आ सकती है। और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम अब इसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की भी बात करते हैं। तो ये इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या होता है, इस पर बहुत सारे एमसीक्यू पहले भी बन चुके हैं, आई थिंक 2 बार यूपीएससी ने इस पर सवाल बना है। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या करता है, गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, तो किस क्यों क्या करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन कमोडिटीज। तो सर्टन कमोडिटीज अभी मैंने बताई वो इसेंशियल सर्विसेज, मतलब जो कमोडिटीज आती है, राशन हो गया, किराना हो गया, देन मेडिकल इज देयर है, हॉस्पिटल, बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन, पेट्रोल पंप, ये सब इनका सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन करना को वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को एक्ट। और ये एक्ट इसका एम क्या है, ये एम करता है कि हमें इसको अच्छे से मेंटेन करना है, सप्लाईज को इंक्रीज करना, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर प्राइस पे, कम दामों में, मतलब फेयर प्राइस पे उसका अवेलेबल हो, इन सब कमोडिटीज़ का भेदभाव ना हो। आपने सुना होगा कि जब वो कुछ कैसा तो करके वो मास्क आया था 95 करके, तो वो मास्क की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, इवन नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कुछ मास्क वो 200 रुपये का था। तभी गवर्नमेंट ने उसको इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल कमोडिटीज़ में लाया और उसका प्राइस एकदम से 30 रुपये तक ला कर दिया, तो सबको अफोर्डेबल होगा। तो मास्क वगैरह ये सब भी इसेंशियल कमोडिटीज़ में आते थे, पैंडेमिक के दौरान की बात थी। देन ये एक्ट एक इंटेंडेड, दिस एक्ट इज ऑल्सो इंटेंडेड टू वर्क अगेंस्ट अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो ये एक्ट है ना, तो वो होर्डिंग वगैरह जो सब बहुत सारे व्यापारी लोग करते हैं कि होर्डिंग कर लेंगे, ब्लैक मार्केटिंग, स्टॉक पाइल करते हैं, मतलब अगर प्याज की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वो प्याज को बहुत स्टॉक पाइल, ऑनियन को उसका स्टॉक बनाएंगे, उसको मार्केट का सप्लाई जो होता है वो कम कर देंगे, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो अपने हिसाब से दाम फिक्स करेंगे कि नहीं नहीं, अभी अगर लेना है इतना, लेना है तो इतने में ले लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस सब को वो क्या करता है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसको कंट्रोल करता है। तो बस आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था, इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो विश यू वेरी गुड डे, मेक योर डे प्रोडक्टिव।